कोरोना का कहर रोकने के लिए हॉटस्पॉट की संख्या 100 हो चुकी है। जी हां, शाहीन बाग का डी ब्लॉक भी अब हॉटस्पॉट में है। कई जगहों पर ड्रोन से नजर रखी जा रही है। इस बीच कल दिल्ली में कोरोना से सीआरपीएफ के सब इंस्पेक्टर की मौत हो गई। देश की राजधानी दिल्ली के 11 जिलों में अब हॉटस्पॉट की संख्या 100 हो चुकी है, जो राजधानी में बढ़ते कोरोना के संक्रमण की खौफनाक कहानी बयां कर रहा है। एनआरसी के खिलाफ जंग में अपनी पहचान बनाने वाला शाहीन बाग दिल्ली का 100वां हॉटस्पॉट बना। शाहीन बाग में ये दूसरा हॉटस्पॉट है, जिसके बाद डी ब्लॉक को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। दिल्ली के हॉटस्पॉट इलाकों की ड्रोन से निगरानी की जा रही है, जिसमें नाइट विजन के कैमरे का इस्तेमाल भी हो रहा है ताकि कोई लॉकडाउन न तोड़ सके। वहीं पुलिसकर्मी लोगों को घरों में रहने की हिदायत दे रहे हैं। कोई भी व्यक्ति बिना वजह घर से बाहर ना निकले। लॉकडाउन के नियमों के पालन करने से ही ये बीमारी पर कंट्रोल किया जा सकता है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि अपने घरों में ही रहें और सुरक्षित रहें। दुकानों में लोग खड़े हुए हैं, वो एक दूसरे से कम 1.5 मीटर की दूरी बनाकर रखें। दिल्ली के हालातों को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन सिंह ने आला अधिकारियों के साथ बैठक की और राजधानी में कोरोना के बढ़ रहे मामलों पर चिंता जताई। हमारे सबके लिए, खासकर हम लोग दिल्ली में रहते भी हैं, ये बराबर चिंता का विषय बनी हुई है। और जब मैं डेली रिव्यू करता हूं तो देखता हूं कि नए नए हॉटस्पॉट्स जो है वो दिल्ली में डेवलप होते जाते हैं। दिल्ली में कोरोना के अब 3300 से ज्यादा संक्रमित हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि दिल्ली में मरीजों का रिकवरी रेट बढ़कर 32.52% पहुंच गया है और 1000 से ज्यादा लोग कोरोना को मात दे चुके हैं। इस बीच दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में सीआरपीएफ के जवान मोहम्मद इकराम कोरोना से जंग हार गए, जिसके बाद सीआरपीएफ की एक बटालियन को सील कर दिया गया है। दिल्ली में सीआरपीएफ के 46 जवान कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं, जिसके बाद 1100 जवानों की बटालियन को क्वारंटीन करने का फैसला किया गया, जो अब पूरी तरह से सील की जा चुकी है। वहीं मरकज मामले की जांच कर रही क्राइम ब्रांच का कांस्टेबल कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, जिसके बाद जांच कर रहे 15 पुलिस वालों को क्वारंटीन कर दिया गया है। दिल्ली में कोरोना के अब तक 42 पुलिसकर्मी संक्रमित हो चुके हैं। पुलिस वालों पर बढ़ते संक्रमण को देखते हुए 60 स्पेशल जगहें तैयार की गई हैं, जहां पुलिस वालों के ठहरने का इंतजाम है। दिल्ली में राहत देने और लॉकडाउन को लेकर केजरीवाल सरकार कल मीटिंग करने वाली है, जहां हालातों पर चर्चा के बाद कोई फैसला लिया जाएगा। दिल्ली की तरह महाराष्ट्र में भी हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे, जहां कोरोना से मौत का आंकड़ा 400 पहुंच गया है, जबकि संक्रमित लोगों की संख्या 9318 है। अकेले मुंबई में 6169 लोग कोरोना पॉजिटिव आए हैं, जबकि 244 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं एशिया के सबसे बड़े स्लम धारावी में 300 से ज्यादा कोरोना के पॉजिटिव केस आ चुके हैं। महाराष्ट्र में 112 पुलिसकर्मी कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। इसमें 3 पुलिस वालों की अब तक मौत भी हुई है। लॉकडाउन के बीच कोरोना के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे, जिसने देश की राजधानी और औद्योगिक राजधानी दोनों को निशाना बना रखा है। आज तक ब्यूरो। देश में पुलिस वालों पर हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। कोलकाता में लॉकडाउन का पालन करवाने वाले पुलिस कर्मियों पर पत्थर फेंके गए। औरंगाबाद में नमाज के लिए इकट्ठा हुए लोगों को रोका तो उन्होंने भी पुलिस वालों को निशाना बनाया। यूपी के रामपुर से भी पुलिस वालों पर हमले की खबर सामने आई। सड़कों पर पत्थर और डंडे चलाती बेकाबू भीड़, जान बचाकर भागते पुलिसकर्मी, गाड़ियों में होता पथराव। तस्वीरें पश्चिम बंगाल के कोलकाता की हैं, जहां पुलिस पर हमले का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि इलाके में लोग लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस लोगों से घरों में रहने की अपील करने पहुंची, जिस पर लोग पत्थर फेंकने लगे।
पुलिस ने कार्रवाई की कोशिश की तो भीड़ उग्र हो गई, जिसमें कई अफसर घायल हो गए। हालात इतने बेकाबू हो गए कि रैपिड एक्शन फोर्स को बुलाना पड़ा। पुलिस अब अपराधियों की पहचान कर रही है। इन पुलिस वालों का कसूर सिर्फ इतना है कि ये अपनी ड्यूटी कर रहे थे। इन्हें खबर मिली थी कि औरंगाबाद के बिडकिन गांव की मस्जिद में 40 से ज्यादा लोग नमाज पढ़ने के लिए इकट्ठा हुए हैं। ये लोग मस्जिद पहुंचे और लोगों से अपील की कि वो इकट्ठे न हों, इससे कोरोना संक्रमण का खतरा है। लेकिन स्थानीय लोगों ने बजाय इनकी बात समझने के इन पर ही हमला कर दिया। पुलिस पर पत्थर फेंके गए। यही नहीं, इलाके की महिलाओं ने भी पुलिस वालों पर निशाना साधा। हमारी दोनों पेट्रोलिंग जो व्हीकल्स थी वो वहाँ पे पहुंची। उनमें से कुछ लोगों को आगे की कार्रवाई के लिए पुलिस थाने जब लाया जा रहा था, तब हमारे लोगों के ऊपर वहाँ के जो रहने वाले हैं उन लोगों ने वहाँ पे पथराव किया है। मेरे एक ऑफिसर को चोट आई है, बाकी दो मेरे जो हेड कांस्टेबल्स हैं उनको भी चोट आई है। एडिशनल फोर्स के आने के बाद हमलावर भाग गए। पुलिस ने 27 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जख्मी पुलिस वाले अस्पताल में भर्ती हैं। ये हालत तब है जब औरंगाबाद रेड जोन में है। यहाँ कोरोना के 95 केस हैं। सामूहिक नमाज पढ़ने पर रोक लगी हुई है। वहीं 24 घंटे के दौरान 41 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं, लेकिन इसके बावजूद लोग मनमानी कर रहे हैं। आज तक ब्यूरो। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली से सटे फरीदाबाद के सारे बॉर्डर आज से सील कर दिए जाएंगे। जी हां, दोपहर 12 बजे तक ही फरीदाबाद में एंट्री की जा सकती है। उसके लिए भी आपको पास दिखाना होगा। डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, कॉलेज, बैंक कर्मियों को पहचान पत्र दिखाकर फरीदाबाद में एंट्री करने की छूट है। दोपहर के बाद दिल्ली में काम करने वाले डॉक्टर, बैंक कर्मी और पुलिस वाले भी फरीदाबाद में एंट्री नहीं कर सकेंगे। सिर्फ केंद्र सरकार के जारी पास से ही सील बॉर्डर में एंट्री मिल पाएगी। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने साफ कर दिया है कि जो भी डॉक्टर्स या फिर बैंक कर्मी या जो लोग भी जो हरियाणा में रहते हैं लेकिन दिल्ली में काम करते हैं, उनके लिए दिल्ली सरकार वहीं पर व्यवस्था करे अगर उन्हें वहां पर काम करना है तो। क्योंकि दिल्ली में कई मामले सामने आ चुके हैं, लगातार कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। ऐसे में गृह मंत्री हरियाणा के उन्होंने साफ कहा है कि हम अपने राज्य को बचाना चाहते हैं, इसलिए ये कदम उठा रहे हैं। फरीदाबाद में कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए फिलहाल फरीदाबाद और उसके आसपास के लगते हुए तमाम बॉर्डर्स को सील कर दिया गया है। इस वक्त मेरी जो उपस्थिति है वो बदरपुर बॉर्डर पे है और यहाँ देख सकते हैं किस तरह से तमाम जो हरियाणा पुलिस के जवान हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। आपको बता दें कि जो उपायुक्त का ऑर्डर साफ तौर पर कहता है कि दोपहर 12 बजे तक डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ और बैंक पुलिसकर्मी वो तमाम लोग अगर अपना पास दिखाते हैं तो ही उन्हें एंट्री दी जाएगी, लेकिन 12 बजे दोपहर के बाद उन्हें इस सीमा से आगे नहीं जाने दिया जाएगा। हालांकि यहाँ पर हुकुम सिंह साहब हैं जो कि सब इंस्पेक्टर हैं सराय ख्वाजा थाने के हरियाणा के, जो 12 बजे की स्थिति क्या है उसको आप स्पष्ट कीजिए। सर ये है, हमारी जो सरकार ने आदेश दिए थोड़ी ढील दी है क्योंकि हम रोकते थे ये कोरोना को देखते हुए, ताकि जो दिल्ली से जो हमारे जो कोरोना चल रहा है जो दिल्ली से जो हरियाणा में आ रहा है उसको देखते हुए हमारी सरकार ने ये बहुत अच्छा फैसला किया है। मैं अपने अनिल विज का, अपने सीपी साहब का, SHO साहब का और अपने परेश भाई का अपने पहले उनका स्वागत करता हूँ कि ये बहुत ही अच्छा हुआ है कि इसको अगर ऐसा होगा तो ये आप बात ये बताइए कि 12 बजे के बाद किसी के पास अगर आई कार्ड होता है तो वो अंदर आ सकता है या नहीं आ सकता? नहीं आ सकता। देखो सबसे पहले ये है कि हम हर डॉक्टर हो सब और बाकी जो है जैसे कोई मुलाजिम हो उनको हमने समझा दिया है कि आप 12 बजे तक जा सकते हैं, उनको चेतावनी कर रहे हैं और उसके बाद उनको किसी को भी नहीं। और आप यहाँ पर जरा मुस्तैदी देख लीजिए कि किस तरह से जो हरियाणा पुलिस की दुर्गा शक्ति टीम है, खासकर महिलाओं की टीम है, वो यहाँ पर मौजूद है। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं किस तरह से तमाम गाड़ियों और दूसरी चीज़ों पर बाकायदा जो चालक हैं उनसे आई कार्ड मांगा जा रहा है और उन्हें मुतमईन होने के बाद ही आगे जाने दिया जा रहा है। 2 दिन पहले तक ग्रीन जोन में गिना जाने वाला पंजाब का तरनतारन अब कोरोना से खौफजदा है, क्योंकि यहां नांदेड़ से आए 8 श्रद्धालुओं में कोरोना का संक्रमण मिला है और कई श्रद्धालुओं की रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। कहां तो तरनतारन से करीब 1800 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र के नांदेड़ में श्री हुजूर साहिब के दर पर मत्था टेकने पहुंचे थे, अरदास करने पहुंचे थे और कहां लौटे तो अस्पताल पहुंच गए।
एम्बुलेंस से उतरते ये वो लोग हैं जो नांदेड़ से लौटे। इन श्रद्धालुओं के टेस्ट किए गए तो अब तक 8 लोगों में कोरोना संक्रमण मिला है। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਉਹ 8 ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 8 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਹੈ ਉਹ ਖੇਮਕਰਨ ਦੇ ਆਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ 11 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ 11 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 2 ਜਿਹੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਆ। ऐसे 1-2 नहीं, 167 श्रद्धालु नांदेड़ से वापस लौटे हैं। फिलहाल 8 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, कई की रिपोर्ट आनी बाकी है, मगर इन 8 की रिपोर्ट पॉजिटिव आने से पूरे तरनतारन में दहशत छा गई है। दहशत का अंदाजा इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। ये तरनतारन में सुरसिंह गांव की सीमाएं हैं। इन सीमाओं पर प्रशासन बड़े बड़े गड्ढे खोद रहा है, वो भी इसलिए ताकि कोई भी शख्स गांव से न बाहर जा सके, न गांव में बाहर से कोई आ सके। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਊਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹ ਨਾ ਕਰਨ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਨਾਕਾਨੀ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੂਰਾ ਸਜਗ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ। पूरा इलाका खौफजदा है क्योंकि पंजाब का तरनतारन इन श्रद्धालुओं के आने से पहले तक ग्रीन जोन में था, मगर नांदेड़ के हुजूर साहिब में फंसे इन श्रद्धालुओं के फरियाद पर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इन्हें अलग अलग 80 बसों के जरिए पंजाब लाए। 27 अप्रैल को करीब 3200 श्रद्धालु पंजाब के अलग अलग हिस्सों में पहुंचे थे। इनको अलग अलग जगह क्वारंटीन सेंटर में रखा गया है। इनका टेस्ट भी हो रहा है, मगर जैसे जैसे रिपोर्ट आ रही है वैसे वैसे चिंता बढ़ती जा रही है। हैरानी की बात यह भी है कि इनमें से किसी भी श्रद्धालु में कोरोना का कोई लक्षण नहीं था। जगदीप सिंह, तरनतारन, आज तक। मुंबई में बीएमसी ने बार बार प्राइवेट नर्सिंग होम और डॉक्टर्स से अपने क्लिनिक खोलने के लिए कहा है। बीएमसी ने कहा है कि ऐसा नहीं करने पर वो एक्शन लेगी। बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने उन सभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स को, नर्सिंग होम्स को और क्लिनिक्स को ये चेतावनी दी है कि अगर वो अपनी फैसिलिटी को नहीं खोलते हैं तो एक्शन उनके खिलाफ लिया जाएगा। बीएमसी ने ये भी कहा है कि वो सभी हाउसिंग सोसाइटी के मेंबर्स जो ऐसे नर्सिंग होम्स और प्राइवेट क्लिनिक्स को खोलने से रोकते हैं, किसी भी तरीके की अड़चन डालते हैं, उन सभी के अगेंस्ट एपिडेमिक डिजीज एक्ट के तहत उन पे कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बीएमसी को ऐसा इसलिए कहना पड़ा क्योंकि मुंबई में ही बहुत सारे नर्सिंग होम्स और प्राइवेट क्लिनिक्स अपनी फैसिलिटीज, अपनी सेंटर्स बंद करके, जब से भी लॉकडाउन शुरू हुआ था उनके फैसिलिटीज बंद थे और उनका ये कहना था क्योंकि एम्प्लॉयज नहीं आ रहे हैं लॉकडाउन की वजह से, उनकी कुछ लोगों की बिल्डिंग सील है, एक डर का भी माहौल है, इसलिए एम्प्लॉयज नहीं आ रहे हैं, इसलिए उनको अपनी जो सेंटर्स हैं उनको बंद रखना पड़ रहा है। मुंबई में कोरोना की सबसे बुरी मार पड़ी है। कोविड-19 मरीजों की संख्या 6000 पहुंचने को है। इस समय जब डॉक्टरों और अस्पतालों की सबसे ज्यादा जरूरत है तो कुछ निजी डॉक्टर अपने अस्पताल और क्लिनिक नहीं खोल रहे। जो अस्पताल खोले थे उनमें 200 से ज्यादा डॉक्टर और नर्स कोरोना संक्रमित पाए गए, इसलिए उन्हें भी बंद करना पड़ा। ऐसे में जो अस्पताल इस समय चल रहे हैं उन पर काफी काम आ गया है। सरकार ने भी निजी डॉक्टरों को काम शुरू करने को कहा है। कुछ क्लिनिक्स हैं जो उनकी बात मान रहे हैं, डायरेक्टिव को सीरियसली ले रहे हैं, बट कुछ क्लिनिक्स अभी भी अपना सेंटर नहीं खोल रहे हैं। हम इस वक्त मौजूद है अंधेरी वेस्ट में और इसी सेम बिल्डिंग में 2 हेल्थ केयर फैसिलिटी हम आपको दिखाएंगे। एक जो 50% से कम वर्कफोर्स के साथ भी काम कर रही है और एक ऐसी जो अभी भी बंद है। इस मुद्दे पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का कहना है कि निजी डॉक्टर तो अपने क्लिनिक खोलना चाहते हैं, लेकिन उनका स्टाफ जैसे नर्स और वार्ड बॉय काम पर नहीं आ रहे हैं। डॉक्टर अपने स्टाफ को पीपीई देने के लिए भी तैयार हैं। सबको योग्य तरह से पीपीई प्रोवाइड करके ही काम किया जा रहा है। इसके बारे में कोई शंका कोई स्टाफ ने रखने का जरूरत नहीं है। और ये पीपीई जो है ये डॉक्टर्स खुद के इसमें से प्रोक्योर कर रहे हैं। इस डॉक्टर्स को कोई प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं पीपीई। निजी डॉक्टरों की क्लिनिक और अस्पताल न खोलने की कुछ वजह उनके हिसाब से सही हो सकती है, पर इन हालातों में क्लिनिक और अस्पताल बंद रहना बहुत ज्यादा चिंताजनक है। सामान्य मरीज को इलाज के लिए अगर कोविड-19 अस्पताल में जाना पड़े तो उसे संक्रमण का खतरा है और पहले से वर्कलोड के तले दबे मेडिकल स्टाफ को और काम करना पड़ेगा।
तो ये है मुंबई का रियलिटी चेक, जहां कुछ हॉस्पिटल्स BMC की बात का संज्ञान लेते हुए इसको सीरियसली ले रहे हैं, और कुछ हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैं जो अभी तक लॉकडाउन से जब से शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक बंद है। तनुश्री पांडे, मुंबई, आज तक। देश के कई शहरों में प्लाज्मा के जरिए कोरोना संक्रमण को खत्म करने का ट्रायल चल रहा है, और अच्छी बात यह है कि प्लाज्मा डोनेट करने के लिए लोग खुशी खुशी आगे आ रहे हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री उन लोगों का उत्साह बढ़ाने पहुंचे हैं जिन्होंने प्लाज्मा डोनेट करके कोरोना संक्रमित बीमारों को ठीक करने का फैसला लिया है। दिल्ली के सुल्तानपुरी के क्वारंटीन कैंप में रहे तबलीगी जमात के करीब 50 लोग और नरेला के कैंप से 20 लोग प्लाज्मा डोनेट करने सामने आए। देखिएगा, मैं सिर्फ डोनेशन नहीं, वहाँ पे पूरी फैसिलिटी को भी देखने गया था। मतलब ठीक इंजाम है, अच्छे इंजाम है, लोगों से मिला, बातचीत की, देर हैप्पी, और कई लोगों ने अभी तक डोनेशन कर चुके। ऐसी ही तस्वीर मुंबई से भी सामने आई। मुंबई के अब्दुल रहमान कोरोना वॉरियर, 21 मार्च को उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। कस्तूरबा अस्पताल में उनका इलाज चला और हफ्ते भर बाद वो ठीक हो गए। अब उन्हें प्लाज्मा डोनेट करने के लिए नायर हॉस्पिटल से फोन आया और वो इस नेक काम के लिए भागे चले गए। वहाँ से फोन आया नायर से कि आप अगर जो पॉजिटिव पेशेंट अच्छे हो के आए तो उनका है ना प्लाज्मा लेकर, जो पेशेंट अच्छे नहीं हो रहे हैं उनको हम उसमें आपका प्लाज्मा डालेंगे, तो ऊपर वाले की दुआ रहेगी तो वो भी अच्छा हो जाएगा। लखनऊ के KGMU अस्पताल ने भी प्लाज्मा थेरेपी के जरिए इलाज की शुरुआत की है। पहला डोज 58 साल के गंभीर मरीज को दिया गया। अब उनकी सेहत में सुधार है। उधर इंदौर के 2 डॉक्टर इजहार मोहम्मद मुंशी और डॉक्टर इकबाल कुरैशी भी इंदौर में प्लाज्मा डोनेट करने सामने आए। दोनों डॉक्टर हाल ही में कोरोना से स्वस्थ हुए हैं। दिल्ली से पंकज जैन और तंसीम हैदर के साथ कमलेश सुतार, मुंबई, आज तक। दिल्ली और पंजाब में रह रहे मजदूरों में जब लॉकडाउन में बेहाल हो गए तो आखिरकार उन्होंने साइकिल से ही बिहार तक जाने का निर्णय ले लिया। कई मजदूर साइकिल से दिल्ली से बिहार की ओर निकल पड़े हैं। देखिए रिपोर्ट। आंखों में घर पहुंचने का ख्वाब है, इसलिए मजदूरों का मन बेताब है। निकल पड़े हैं पंजाब और दिल्ली से बिहार। साइकिल के पैडल पर दम भर मारे पांव ताकि जल्दी पहुंचे गांव। दिल्ली से लखनऊ मतलब 550 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी 4 दिनों में तय करके ये मजदूर लखनऊ तक पहुंच चुके हैं। सैकड़ों की तादाद में ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये देख लिया कि अब उनके पास जाने का कोई रास्ता नहीं है, कोई साधन नहीं है, पैदल चलना जाना बहुत मुश्किल है। ऐसे में कुछ लोग अपनी अपनी साइकिलों से अपने गांव के लिए निकले हैं। तो धूप कैसी है मजदूरों को ख्याल नहीं, कैसे पहुंचेंगे इस बात की चिंता नहीं, रास्ते में क्या होगा परवाह नहीं, क्योंकि लॉकडाउन ने रोजगार छीन लिया और सरकारी मदद मजदूरों को मिली नहीं। आप लोग सब दिल्ली में कहाँ काम करते हैं? फरफरागंज में रहते हैं। फरफरागंज में जी। किस चीज की फैक्ट्री में? फैक्ट्री में पेंट के काम करते हैं। हमारे पास खाने वाने के लिए पैसा नहीं है, सरकार जो भी दे रहे हैं हम लोग के पास पहुंच नहीं रहा है। जो है अब पता नहीं किनके पास जा रहा है, नहीं जा रहा है। मेरे पास तो खाने के लिए पैसा है नहीं। मंजिल अभी दूर है मगर मजदूर तो मजबूर हैं। हाईवे पे जो होता है ना, हाईवे इमरजेंसी सेवा जो बना रहता है, पुल के पास हो जाते हैं हम लोग, बारिश में पुल के नीचे सो जाते हैं। अपना कुछ खरीद लेते हैं तो वहाँ पे लंगर खुला था जय गुरुदेव जी का, तो वहाँ से खिला भी दिए और दे भी दिए। मजदूर किसी भी हालत में घर पहुंच ही जाना चाहते हैं। ये अलग बात है कि बिहार सरकार की ओर से बार बार कहा गया कि जो जहां है वहीं रहे। बावजूद इसके इन मजदूरों का हौसला और इनकी हिम्मत तमाम बयानों पर भारी है। साइकिल पर बिहार के लिए सफर जारी है। कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। देवरिया से बीजेपी विधायक ने एक अजीबोगरीब बयान दिया है। दरअसल देवरिया से बीजेपी विधायक सुरेश तिवारी का कहना है कि किसी मुसलमान से सब्जी ना खरीदे। इस बयान पर सियासी घमासान छिड़ गया। विपक्ष विधायक पर देशद्रोह की धाराओं में केस दर्ज करने की मांग करने लगी।
परंतु मैं सबको बोल रहा हूँ ओपन में, कोई भी मियाँ के हाथ से सब्जी नहीं लेना। दिल्ली मुकदमा रखिए आप, परंतु मैं सबको बोल रहा हूँ ओपन में, कोई भी मियाँ के हाथ से सब्जी नहीं लेना। दिल्ली मुकदमा सुन लिया आपने, ये हमारे जनप्रतिनिधि हैं, माननीय विधायक हैं, संविधान की शपथ ली है इन्होंने, लेकिन इनके भीतर सांप्रदायिकता का इतना जहर भरा है कि इंसानों को वे हिंदू मुसलमान में बांट कर देख रहे हैं। विधायक जी ज्ञान दे रहे हैं कि सब्जी खरीदने से पहले बेचने वाले का मजहब जरूर देख लें। और एक चीज ध्यान में रखिए आप, मैं सबको बोल रहा हूँ ओपन में, कोई भी मियाँ के हाथ से सब्जी नहीं लेना। दिल्ली मुकदमा ये देवरिया के बरहज विधानसभा से बीजेपी विधायक हैं सुरेश तिवारी। काम तो इनका समाज में समरसता बढ़ाने और इलाके का विकास करना है, लेकिन जब विधायक जी ने सांप्रदायिकता के जहर से बुझी ऐसी बातें कही तो उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। विपक्ष ने विधायक के बयान पर कड़ा एतराज जताते हुए उन्हें जेल भेजने की मांग की। मतलब ये लोग हैं जो समाज के अंदर में नफरत का जहर घोल रहे हैं, महज सत्ता पाने के लिए महज राजनीति कर रहे हैं ये समाज के अंदर में। जिस समय समाज पूरे कोरोना वायरस जैसी बीमारी से जूझ रहा हो, जरूरत है हमें एक साथ आके इससे लड़ने की, तो आप समाज को तोड़ने की बात कर रहे हो। सुरेश तिवारी जैसे लोगों पे देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए जो देश तोड़ने की बात करते हैं, नफरत फैलाना चाहते हैं समाज के अंदर में। ऐसे लोगों के ऊपर में FIR होनी चाहिए, इनको जेल भेज देना चाहिए। ऐसे लोग, सुरेश तिवारी जैसे लोग, भारतीय जनता पार्टी के विधायक जब जेल जाएंगे तब जाके समाज के अंदर में सुधार होगा। ऐसे लोगों की तो तस्वीर लगा करके चारों ने स्पर्श करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी की जब वो बात आई थी कि कोरोना जाति मजहब सरहद नहीं देखता, ये क्या उन्हीं की पार्टी के पोस्टर बॉय हैं? सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। और कुछ नहीं कर सकते हैं तो चंद दिन जुबान पे ताला लगाएं ताकि समाज में और जहर ना फैले। जिस तरह के स्टेटमेंट भारतीय जनता पार्टी के MLAs दे रहे हैं वो न केवल असंवैधानिक है, गैर कानूनी है, अपराधीकृत है कि एक समुदाय विशेष के लोगों से सब्जी ना खरीदें, ये बहुत गलत बात है। पिछले दिनों सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियो वायरल हुए थे जिसमें फल विक्रेता कहीं गंदे पानी में सब्जी धोते हुए नजर आ रहे थे तो कहीं फलों को दूषित करते हुए। वीडियो के साथ खबरें वायरल हुई कि ये सभी मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। विधायक सुरेश तिवारी भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे ऐसे वीडियोस के आधार पर सांप्रदायिकता भरी बातें करने लगे, भूल गए अपना फर्ज। अब उनके जहरीले बयान पर सियासत ऐसी गरमाई है कि खुद बीजेपी और NDA से जुड़ी पार्टियों ने भी उनके बयान से किनारा कर लिया है। ऐसे समय में जब देश कोरोना महामारी से एक युद्ध लड़ रहा है, कोई सांप्रदायिक विभाजन की बात करे ये ठीक नहीं है। किसी भी व्यक्ति को कोई सामान कहां से खरीदना है ये उसकी मर्जी पर निर्भर करता है। सांप्रदायिक आधार पर अगर कोई बहिष्कार की अपील करता है तो ये समाज में विभाजन के खतरे उत्पन्न करता है और ऐसी किसी भी बात से पूरी तरह से परहेज किया जाना चाहिए। सुरेश तिवारी बीजेपी MLA का वक्तव्य संघ प्रमुख श्री मोहन भागवत जी की उस धारणा के विरुद्ध है जिसमें उन्होंने धर्म के आधार पर भेदभाव करने का मनाही की है। मैं चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी उसके विरुद्ध कार्रवाई करे। विधायक सुरेश तिवारी के बयान पर जब उनकी पार्टी की किरकिरी हुई तो उन्हें होश आया, फिर भी उन्होंने अपनी गलती नहीं मानी। वायरल वीडियो को पुराना बताया और समर्थन में दलीलें भी देने लगे। हमारे पास समस्या आई जनता का कि सर ये लोग जो सब्जी वब्जी बेच रहे हैं, मियाँ लोग वो थूक लगा दे रहे हैं, थूक दे रहे हैं और वैसा बेचते हैं। तो मैंने कहा ये तो दूसरा, उसमें हम कुछ कर नहीं पाएंगे, लेकिन एक है कि आप उन लोगों से सब्जी मत लो। सब्जी नहीं खरीदेंगे, अपने हाथ में है, तो आप कोरोना से बचेंगे। यही मैंने कहा और इसको वायरल लोग करके बड़ा बना रहे हैं। जब जनता मेरे से पूछ रही है कि क्या किया जाए तो क्या बोले एक विधायक, क्या बोले? वही अपने हाथ में है कि भाई उनसे सब्जी मत लो। इन्हें कोई गलत कहा मैंने? कोरोना संक्रमण काल में लॉकडाउन हुआ तो कुछ लोगों के दिमाग पर भी जैसे ताले जड़ गए।